पूछिए कि अगर अवैसुद्दीन ओवैसी अगर यहाँ आता है और यहाँ पे अगर वो माइनॉरिटी सीएम की बात करता है तो हैदराबाद में क्या है, वहाँ पे आप क्यों नहीं बात करते? हैदराबाद में जिस तरीके से बीजेपी के सहयोगी के तौर पे आप काम करते हो, महाराष्ट्र में सहयोगी के तौर पे काम करते हो, यूपी में सहयोगी के तौर पे काम करते हो, और समाज पार्टी भी आपके बीच में आएगी और आपके अपने मुद्दों पे कहेगी कि भाई चंद्रशेखर कहेगा कि हम इसे जोड़ेंगे, तो आप उनसे सीधा सा सवाल यही कीजिए, हम आपको वोट दे देंगे लेकिन क्या इससे सेक्युलर पॉलिटिक्स मजबूत होगी कि कमजोर होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपको वोट देने से भाजपा मजबूत होगी कि कांग्रेस मजबूत होगी? अगर भाजपा मजबूत होगी तब हम आपको वोट नहीं देंगे। उनसे एक और सवाल, गांधी जी ने अपने चेले को कहा कि जाओ इसको ले जाओ, तो उसको उस पहले दिन पूरे आश्रम का झाड़ू लगवाया गया और शाम तक उसने वही काम किया और शाम को भजन संध्या में आया और अगले दिन वापस पूछा कि साहब मैं झाड़ू लगाने नहीं आया था, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बनने आया था, कुछ मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं। अगले दिन फिर उसको अपने वो चेले को कहा कि इसको ले जाओ और उसको उस दिन वो गौशाला में लेके गए, उसे गोबर वोबर सारे साफ करवाए, बकरियों का सारा मतलब उसने गोबर सारा साफ किया और पूरे दिन परेशान हो गया। शाम को वापस भजन संध्या में आया कि कल सुबह बात करेंगे। तीसरे दिन सुबह वापस पूछा कि साहब कांग्रेस का कार्यकर्ता बनने आया था, कुछ काम धाम दो तो मेरे को भी पता चले, मेरी भी किसी पद वद पोस्ट पे मैं काम करूं। तो तीसरे दिन फिर अपने चेले को कहा इसको ले जाओ। तो उस दौरान जो गुसल खानों की सफाई के लिए गट्टर नहीं हुआ करते थे, तो उसे मानव मल की टोकरी उस पर सड़क पे रखी और उसे कहा कि इसे फेंक कर आओ, और वो शाम को गुस्से में आ गया और फिर अगले दिन पूछा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बनना चाहता हूं, पहले दिन आपने मेरे को साफ सफाई करवा दी, दूसरे दिन मुझे जानवरों के बाड़े में घुसा दिया और तीसरे दिन आपने मुझे गुसल खाने में मानव मल को टोकरियां उठाने के लिए काम कर दिया। ये कोई कांग्रेस की राजनीति थोड़ी होती है, आप मुझे कुछ बताओ तो सही कि मैं कांग्रेस कैसे करूं। तो गांधी ने कहा कि मैं तुम्हें कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बना रहा था, पहले दिन मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा था कि जिस जगह पे तुम रहते हो अगर वहां गंदगी है तो उस गंदगी को साफ करने की पहली प्राथमिकता तुम्हारी है और तुम्हें यह काम करना चाहिए और इसे समझना चाहिए। दूसरे दिन मैं तुम्हें यह समझा रहा था कि केवल मानव मात्र से प्रेम करना महत्वपूर्ण नहीं, अहिंसा और हर जीव से प्रेम करना सीखो, इसलिए मैंने तुम्हें जानवरों के बाड़े में ले गया। और तीसरे दिन मैंने तुम्हें मानव मल की टोकरियां इसलिए उठाई कि जानवरों से भी हम प्रेम करते हैं, इंसानों से या अपने घर की भी साफ सफाई करते हैं, लेकिन इस भारत को साफ सफाई से रखने वाला एक मनुष्यों की ऐसी जमात है जिसे हमने सदियों दूर रखा, वो क्या काम करता है उनकी पीड़ा को तुम समझ सको, इसलिए मैंने तुम्हें इस काम को करने के लिए कहा। अगर तुम ये तीनों काम कर सकते हो तब तुम कांग्रेस के कार्यकर्ता बनने की काबिलियत रखते हो, वरना तुम नहीं हो कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ये एक वो दौर था जो गांधी का दौर था और गांधी कभी किसी पद पर नहीं रहे। दूसरा दौर था डॉक्टर अंबेडकर का। मैं दावे के साथ कहता हूं और अब जो भी जवाब देगा मैं उसे 1100 रुपये इनाम भी दूंगा। ये कमाई का भी आपका जरिया है, फोन को दूर रखिएगा। ये चुनावों का दौर है और चुनावी बैठकों का दौर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर कितने लोकसभा चुनाव जीते थे और भारत के कानून मंत्री बने थे? कोई बता सकता है कि कितने चुनाव जीते थे? एक भी नहीं। चुनाव लड़ाई नहीं, एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो 2 बार चुनाव लड़े और दोनों ही चुनाव हारे। पहला चुनाव में वो सेकंड आए और दूसरे चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई। उनके सामने जीतने वाले दोनों नामों को बता दोगे तो मैं 1100 रुपये हाथों हाथ इनाम दूंगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजनीति में 50 साल बाद में देश का वो सबसे बड़ा नेता है जिसके नाम से लाखों करोड़ों की भीड़ आ जाती है, लेकिन वो चुनाव नहीं जीता। दूसरा उस नेता का मैंने जिक्र किया जो कांग्रेस के किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन दुनिया उसे पूछती है। और जब अभी G20 का सम्मेलन हुआ तो कभी वो सावरकर के या वो थेडोकार के उनकी समाधियों पे उन सारे राष्ट्राध्यक्षों को मोदी नहीं लेके गए,
उनको वहाँ पर लेके गए। तो इन दोनों नेताओं का मैंने जिक्र इसलिए किया कि वो दोनों नेता उस भावना के साथ काम करते थे जिनसे जोड़ा गया, और उनके सामने जो जीते थे उनको इस भरी राजनीतिक सभा के लोग भी उनके नाम नहीं बताते। तो चुनाव राजनीति का एक जरिया है, एकमात्र जरिया नहीं है। हमें इस बात को जरूर समझना चाहिए कि चुनाव का टिकट मिले और मिल के बाद जीत भी गए, उनकी पुश्तों को भी कोई नहीं जानता, और जो चुनाव लड़े हारे जमानत जब्त हो गए, लेकिन उनको पूरी देश और दुनिया जानती है एज ए नॉलेज ऑफ सिंबल और एज ए एक अहिंसा के पुजारी के तौर पे। इन दोनों नामों के जिक्र के साथ तीसरा बड़ा नाम मैं मौलाना आजाद का लेना चाहूँगा, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उस समय मानव संसाधन मंत्रालय का नाम नहीं था। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत की इबादत को लिखा, और आज के दौर में जो इबादत लिख रहे हैं वो दंगाई है, वो अड़ीपार है, और उनके अगर किस्सों या कहानियों को देखें तो झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तो उनकी उन नीतियों को आपको इस तरीके से लेकर बताना होगा जिससे हम सच्चाई का रास्ता खोल सकें, जिसके तौर पे हम आगे बात कर सकें। आप हिंदी सिनेमा के भी जितने भजन हैं वो इस्लामिक स्कॉलर ने लिखे हैं। आप जितने भी बढ़िया भजन हैं, अगर आप उनके तौर पर भी होंगे तो आपको कहीं लोग आपके बीच में उसे वो साझा भी करेंगे। तो मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि भारत की उस राजनीतिक विरासत को हमें समझना चाहिए, और अंत में वर्तमान दौर की जो राजनीति और किस्से हैं उसको हमें समझना होगा कि हमें सेक्टेरियन पॉलिटिक्स के बजाय जोड़ने वाली राजनीति के तौर पर हम कैसे काम कर सकें। और उस जोड़ने वाली राजनीति के तौर पर कोई इंसान सबसे पहले अगर निकला है, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई वाकया नहीं है कि एक इंसान एक जोड़ी कपड़े, एक जैसे कपड़े पहन के कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसने पैदल यात्रा की हो, हर मौसम को जिसने झेला हो। मैं तो केवल 600 किलोमीटर के आसपास की यात्रा की थी मैंने, और मेरे पैरों के जो नाखून टूटे थे आज तक ठीक नहीं हुए। कई सारे लोग थे जो मुझे उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी मिले। आप जब लोगों के साथ पैदल चलोगे, लोगों के साथ संवाद करोगे, तो उस संवाद के किस्सों के तौर पर हमें नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी। और कन्याकुमारी से कश्मीर चलने वाला दुनिया का इकलौता राजनेता है जिसने इतनी बड़ी लंबी यात्रा की। यात्राएं पहले भी हुई, गांधी जी ने भी की, लेकिन गांधी जी की दांडी यात्रा 368 किलोमीटर की ही थी। तो उन छोटी यात्राओं से इन बड़ी यात्राओं के दौर पर हम निकले हैं। और माननीय राहुल गांधी जी के साथ में 2007 से लेकर 17 साल तक, 10 साल तक मैं लगातार काम किया। तो अगर किसी इंसान के बारे में अगर गलत बात होती है तो उस गलत बात का विरोध करो। एक अंतिम बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। आपने अभी 3 दिन पहले बीजेपी ने एक कार्टून निकाला, एक पोस्टर निकाला, जिसमें राहुल गांधी को रावण के चरित्र में दिखाया गया। इनका ये इस तरह के पोस्टर पहली बार नहीं निकले। बीजेपी की जो मूल शाखा आरएसएस के जो मुखपत्र निकलता था उसमें भी उन्होंने गांधी को इसी तरीके से रावण बना के दिखाया गया था। और उनके भी 10 सर थे, उसमें उन 10 सरों में डॉक्टर अंबेडकर को, उसमें मौलाना आज़ाद को, जवाहरलाल नेहरू को, और उनको सारा साझा किया था। कुंबर साहब ने मेरे को भी फोटो भी भेजा था। तो उनकी राजनीति में जब भी भारत को जोड़ने वाली चीज़ें आई तब उन्होंने ये काम किया है, और तोड़ने वाली आई तो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स के हिस्सों के तौर पे अगर आपको लेकर जाएंगे, ये सेक्टेरियन पॉलिटिक्स के हिस्से कहीं सारे होंगे। जैसे आज़ाद समाज पार्टी भी आपके बीच में आएगी और आपके अपने मुद्दों पे कहेगी कि भाई चंद्रशेखर कहेगा कि हम इसे जोड़ेंगे, तो आप उनसे सीधा सा सवाल यही कीजिए, हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन क्या इससे सेक्युलर पॉलिटिक्स मजबूत होगी कि कमज़ोर होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपको वोट देने से भाजपा मजबूत होगी कि कांग्रेस मजबूत होगी? अगर भाजपा मजबूत होगी तब हम आपको वोट नहीं देंगे। उनसे एक और सवाल पूछिए कि अगर अवैसुद्दीन ओवैसी अगर यहाँ आता है और यहाँ पे अगर वो माइनॉरिटी सीएम की बात करता है, तो हैदराबाद में क्या है, वहाँ पे आप क्यों नहीं बात करते? हैदराबाद में जिस तरीके से बीजेपी के सहयोगी के तौर पे आप काम करते हो, महाराष्ट्र में सहयोगी के तौर पे काम करते हो, यूपी में सहयोगी के तौर पे काम करते हो, और काजमी साहब और कई ऐसे स्कॉलर्स हैं, उनके कैंडिडेटों की सूची उठा के देखिए कि वो किस तरह के लोगों को चुनाव में खड़े करते हैं और वोट बांटते हैं,
और वोट बंटने के बाद में मैं गवाह हूं कि जमालपुर और कालूपुर की जो सीट है वो देश की आज़ादी से लेकर हम कभी नहीं हारे थे। ओवैसी की पार्टी खड़ी हुई, साबिर काबलीवाला उससे खड़े हुए और पहली बार बीजेपी से होमन भट्ट थे, वो वहाँ से एमएलए के रूप में जीते। तो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स के तौर पे जो उनका हिस्सा है उसको तोड़ने का काम करना पड़ेगा। तीसरा, इसी तरीके से ईटीपी आपके यहाँ पे कई जगह खड़ी होने की कोशिश करेगी तो उन लोगों को जोड़ने की काम करनी पड़ेगी। हम लोगों की भी कुछ कमियां रही और सुभाष भंडारी जी और काफ़ी सीनियर लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा भी, इसके मंच के तौर पे कहूँगा कि अगर 500 करोड़ महात्मा गांधी के रिसर्च सेंटर को दिए जाते हैं तो 5 करोड़ गांधी और मौलाना को भी दिए जाने चाहिए। अगर वो नहीं दिए जाते तो वो अनरेस्ट अनपता है और उस अनरेस्ट को ख़त्म करने का बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद होगा गहलोत साहब को कि गहलोत साहब ने इस तरह के काम किए। एक्सीलेंसी रिसर्च सेंटर आपके मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में खोला, उसे 15 करोड़ रुपए दिए गए, उसका मैं भी एक वो सदस्य हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी सारी जमातें या कौम है जहाँ रिसर्च का काम होना चाहिए, उस रिसर्च के काम को हमें बढ़ावा देना चाहिए, उन नेताओं को आगे करना चाहिए जो वास्तव में उस कौम का नेता है, उस फर्क का नेता है। ऐसे रबड़ स्टैम्प लोगों को आगे नहीं करना चाहिए जो उस कौम का, वहाँ की जनता का, वहाँ के लोगों के सवालों को भी नहीं उठाते। और अगर उनको आप आगे करोगे तो धीरे 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 उस वर्ग से जुड़े हुए लोग आपसे कटते भी जाएंगे। तब हम चुनावी राजनीति में भी अन्य सारे जातीय समुदाय या वर्गों को जो वास्तव में नेता है उसको नेता बनाना चाहिए, उनको नहीं जो रबड़ स्टैम्प हो। ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरक्षित सीटों पे मैंने पूरा रिसर्च किया, देश की आज़ादी से लेके आज तक मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, दिनेश राय डांगी को छोड़ के पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक भी कांग्रेस का दलित विधायक दोबारा नहीं जीत कर आया, एक भी माइनॉरिटी का विधायक दोबारा नहीं जीत के आया पूरे पश्चिमी राजस्थान में। ये सवाल इसलिए है कि अगर आप लगातार 2 या 3 बार किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दोगे, पहली बार वो अपने विधानसभा में पकड़ बनाता है, दूसरी बार अपने जिले या क्षेत्र में पकड़ बनाता है, फिर विधायक बनने के बाद में वो संभाग तक की पकड़ बनाता है, और 2 या 3 बार वो जीतता है तब वो पूरे प्रदेश का नेता बनता है। तो संगठन की राजनीति और सत्ता की राजनीति में उनके जो वास्तविक पैरोकार है और उस वर्ग का नहीं, वो पूरे समाज का, क्योंकि अगर आपको वोट लेने हैं तो किसी एक जाति के नेता बन के आप राजनेता कभी नहीं बन सकते, जीवन में नहीं बन सकते। इस बात को हमें हमेशा समझना होगा। उन वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी को जोड़ने की अगर आप में क्षमता है तब आप राजनेता हो, वरना आप सेक्टरियन पॉलिटिक्स के अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट चलाइए, आप सोशल वेलफेयर के काम कीजिए, बाकी काम कीजिए, लेकिन सामाजिक राजनेता और राजनीतिक दलों के राजनेता में जो फर्क है, इस फर्क की लाइन को हमें समझना होगा। और जो धार्मिक नेता या अपने समाज के नेता है वो समाज को लामबंद करे, और जो राजनीतिक नेता उन्हें राजनीतिक मसाल को चलाने का काम दे। दोनों का घालमेल होगा तो राजनीति का भी नुकसान होगा। मैं मोटे तौर पे जो बात समझता था, हो सकता है मेरी कुछ बातें गलत हो या सही हो, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को अपने घर परिवार के बीच में रखने की कोशिश की। इस मंच से मुझे बात रखने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।